And my doubt is how to comprehensively cover prelims and mains levels simultaneously. सर मेरा एक डाउट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि पिछले 3-4 साल में एनवायरनमेंट में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन जैसे स्पेसिफिक आने लगे हैं नंबर से रिलेटेड कि इतना परसेंट इसमें CO2 है, या फिर ये चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कोई कमेटी से रिलेटेड है, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे? गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत लोग शायद मुझे जानते होंगे पहले, या तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार देख रहे होंगे। ऑनली आइज की टीम में मैं भी एक टीम मेंबर हूँ, और मुझे बेसिकली ये काम दिया गया है कि आपके कोर्सेस किस हिसाब से चल रहे हैं आगे चल के, उनको सही तरीके से निकाल पाना, और जितना भी हमने प्रॉमिस किया है आप सभी से, उन सभी को टाइमली मैनर में आप तक पहुँचा पाना। ठीक है, तो मोटा मोटा यही सिचुएशन रहेगा। मैं आगे चल के हो सकता है आपको कुछ एक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊँ। पहले मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट पढ़ाता था, बट अभी चूँकि इधर वाला लोड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो इसलिए टीचिंग वाले से थोड़ा पीछे हो रहा हूँ। बट जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप सभी को गाइड कर सकता हूँ। साथ में मैं यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिसका भी होगा उनसे भी मैं बातचीत कर सकता हूँ। कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत आए तो वो एक बार मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का ये अभी वाला जो ये मुद्दा है, अभी जो चल रहा है अपना ये क्लास, आपकी क्लास वैसे तो शायद इन्वायरमेंट से स्टार्ट होनी थी, है ना? आपको पता है ये चीज़? ठीक है, तो इन्वायरमेंट से स्टार्ट होएगी। इन्वायरमेंट विवेक सर हैं, वो पढ़ाएंगे अभी मुझे डिस्कशन करने का बस एक सिंपल सा मुद्दा था कि मैं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दूं, जिससे कि जो लोग बहुत फ्रेशर हैं शायद उनको थोड़ी एक अपलिफ्टमेंट मिल जाए और एक रास्ता मिल जाए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अभी कितने लोग हैं यहाँ से जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, मतलब उन्होंने बस अभी अभी ठाना है कि अब बस UPSC कर लेते हैं, और अभी उन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, मतलब माइंड में रहा होगा कि हाँ ठीक है कुछ तो करना है, बट अभी तुरंत स्टार्ट किया। कितने लोग हैं आप में से? ठीक है, काफ़ी लोग हैं। तो बाकी लोगों ने, ऐसे कितने लोग हैं जो कि अटेम्प्ट दे चुके हैं ऑलरेडी? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट आपने दिया है। ठीक है, अटेम्प्ट वाले भी कई सारे लोग हैं। किन्होंने, मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सीरियस अटेम्प्ट दिया है, मतलब उन्होंने शिद्दत से तैयारी की है 1 साल और फिर अटेम्प्ट दिया है? आपने दिया, ठीक है, आपने भी दिया, ओके ग्रेट। तो मतलब ये बैच ऐसा है जहाँ पर कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं हमारे साथ और कुछ बहुत बिगिनर्स हैं। तो जो भी हम पढ़ाएंगे इस वे में पढ़ाएंगे कि जो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करें, उन चीज़ों को कवर करते हुए चलें और एक अच्छे लेवल तक लेके जाएं इसको, जिससे कि आपका जो भी एम है, मतलब वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का हो सकता है, मेंस एग्ज़ाम का हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप तक सही तरीके से पहुंच जाएं। कुछ और चीज़ें जो कि अब तो कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें इस एग्ज़ाम के बारे में पता होंगी, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा। आपके कुछ डाउट्स भी लूँगा मैं अभी, और शुरुआती दौर में एक डाउट लेने का मतलब ये है सिंपल सा कि मतलब हमारा और आपका एक रिलेशन अच्छा मेंटेन हो जाए, मुझे पता चल जाए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और उसको हम और अच्छे तरीके से फ्यूचर में पूरे इस जर्नी में हम उसको अच्छे से निभा सकें। तो सबको पता होगा एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस हैं। ऐसा कोई पर्सन यहाँ बैठा हुआ है जिसको ये चीज़ नहीं पता है? कोई भी नहीं है? बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं अपने। प्रीलिम्स में आप लोगों के हिसाब से सबसे डराने वाली कौन सी चीज़ होती है? प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, ये तो पता होगा सभी को। इन 2 पेपर में सबसे फियरफुल चीज़ क्या है? GS पेपर। GS पेपर आ जाइए प्लीज़। GS पेपर्स में मतलब दोनों आ गए, GS पेपर 1 और 2 में। 1 में ज़्यादा डराने की चीज़ है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो GS पेपर में सच में ट्रबलिंग होती है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ठीक है। और सबके अपने अपने फियर्स हैं वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ना अभी कुछ डाउट्स लेता हूँ मैं, जिससे कि इस पूरे सेशन को मैं ना उस डायरेक्शन में लेके जाऊँ जिसमें आप लोग के डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और हमारा जो एक सिंपल सा डिस्कशन है इस एग्ज़ाम को लेके वो भी डन हो जाए, ठीक है। तो अभी तक के जर्नी में जितना भी आप लोगों ने तैयारी की होगी इस एग्ज़ाम के लिए, आपको क्या लगता है कितने या फिर क्या क्या डाउट्स आपके मन में बन रहे हैं? एक एक करके आप अगर पूछना चाहें तो हाथ ऊपर करिएगा।
और कोशिश करिए कि आप एक बार अपना नाम बता दें मुझे, ताकि मैं भी जान सकूं आपको कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बता दें, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई है अभी किसी के मन में कोई भी डाउट होगा? ठीक है, आप एक बार इनको माइक दे दीजिए, हो सकता है कि अभी ये लेक्चर्स आपको बाद में काम आ जाएंगे। How to comprehensively cover prelims and main syllabus simultaneously. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ इस चीज़ को, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ठीक है, और नेक्स्ट डाउट कोई भी, किसी को और कोई डाउट ही नहीं है? आप दे दीजिए, माइक ले लीजिए जी। सर हमें पहले मेंस का सिलेबस प्रफुल्ल रहा है यूपी से सर। सर हमें पहले मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा कि मतलब प्रीलिम्स पहले ख़त्म करें या फिर मेंस पे आएँ? ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ यही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको प्रायोरिटाइजेशन चाहिए कि हम दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं या फिर हम बारी बारी से लेके भी चल सकते हैं। नहीं सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, मेंस के सिलेबस और प्रीलिम्स को मतलब ना करें, पहले मेंस का सिलेबस कर लें। वो भी समझ गया मैं, इसमें मैं सिलेबस ऐड कर देता हूँ, इसी चीज़ को मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँगा इसमें। और किसी को प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कोई भी चरण हो? ठीक है। I am Jashif from Mathura, Uttar Pradesh. I'm having doubt from CSET. From where do we need to prepare mathematics, ठीक है, especially in maths? Yeah, that's. ठीक है, ओके। एक डाउट आ गया प्रीलिम्स से रिलेटेड, सी सेट का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से कि जब मैं पूछ रहा हूँ प्रीलिम्स का मैं सबसे बड़ा फियर कौन है, तो सी सेट का नाम आएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट आपके मेन से रिलेटेड? ठीक है, उनको दीजिए। सर माय नेम इज शौर्यान, आई एम फ्रॉम हरियाणा। सर मेरा एक डाउट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि पिछले 3-4 साल में एनवायरनमेंट में जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन जैसे स्पेसिफिक आने लगे हैं नंबर से रिलेटेड कि इतना % इसमें CO2 है, या फिर ये चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कोई कमेटी से रिलेटेड है, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि वो कई बार स्टैटिक से अलग आ जाता है और वो इतना नंबर कई बार याद रह भी नहीं पाता क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। तो स्पेसिफिक अगर नंबर याद करने जाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन सोल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वही मेरा एक डाउट रहेगा। आपका डाउट स्पेसिफिक है सब्जेक्ट के, और मुझे लगता है अभी इन्वायरमेंट की अभी जब क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो ये सर एड्रेस करेंगे। फिलहाल मैं भी बता दूंगा इसमें कुछ। और किसी को कोई भी डाउट? चलो ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए ठीक है, करंट अफेयर इसमें ऐड कर लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एक सेक्शन है। और किसी को कोई डाउट? सर माय नेम इज अंजन कुमार नायक फ्रॉम ओडिशा। सर मेरा जो डाउट है वो एसे और एथिक्स में है सर। ठीक है, ग्रेट, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। 2 ऐसी चीज़ें आपने बताई है जहाँ से लोग बोलते हैं कि हम मार्क्स गेन करते हैं ज़्यादा अपने मेंस एग्ज़ाम में, और ये 2 पेपर के साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, कोई बात नहीं है। इस पूरे डिस्कशन को अगर हम ऐसे लेके चलें कि एक प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन है इसमें, कुछ एक मेंस का क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन है। शायद आप लोग अभी उतने दूर तक नहीं सोच पा रहे होंगे, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें अभी से हमें करनी पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करते हैं सबसे पहले। प्रीलिम्स में हम इतना सबको पता होगा प्रीलिम्स में कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो एक GS पेपर 1 बोल सकते हैं हम, और एक GS पेपर 2 बोल सकते हैं। GS पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं आप लोग के हिसाब से? काउंट करा दो मुझे फटाफट से। अरे एक मिनट, मेरे लिखने को दो। पॉलिटी, हिस्ट्री बताया आपने, इकोनॉमी बताया, और ज्योग्राफी, और एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक, और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, IR भी है इसमें थोड़ा सा, और आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में ही हम एक और आर्ट एंड कल्चर ऐड कर देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपका वही एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें से सबके अलग अलग अपने डाउट्स होते हैं, सबके अलग अलग अपने एक फियर फैक्टर होता है हर एक सब्जेक्ट को लेके। किसी को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाउट है, और किसी को हो सकता है साइंस एंड टेक में हो या ज्योग्राफी में हो। जो भी यूजुअली मैंने देखा है कि जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, और जो कि बहुत नेचुरल है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टेक्निकल हो सकते हैं बट उनको शायद
हिस्ट्री टफ लगे क्योंकि उनको इतना डेटा फैक्ट याद करने का कभी बना नहीं होगा मौका। मोर और लेस इसमें ना यूपीएससी हमेशा एक क्वेश्चन आप लोग को पूछना चाहिए था कि प्रीलिम्स का एक्चुअल में क्या फंडा बन जाए। प्लीज़ प्रीलिम्स में ऐसा क्या पढ़ लें या फिर ऐसा क्या हम वाइंड अप कर लें जिससे कि हम ये इंश्योर हो सकें कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। एटलीस्ट सबसे पहला तो यही स्टेज है हमारा और यही हमारा एम होना चाहिए कि एटलीस्ट हम ना प्रीलिम्स क्लियर कर लें। उसके लिए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए एक्चुअल में। तो अगर पेपर्स के पिछले 4-5 सालों के पेपर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है कोशिश करो आज घर जाके देख डालो, ठीक है। डे 1 से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ रखोगे आप लोग तो आपको बहुत अच्छा अप्रोच मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में किस सब्जेक्ट के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है और किस टॉपिक पर कितना फोकस करना है। ज़रूर से देखना आज ही जाके घर 5 सालों के पेपर ज़रूर से देख डालना एक बार। इसमें कुछ एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे किस सब्जेक्ट से आते हैं, कोई गेस करेगा? पॉलिटी से, और इकोनॉमी किसी ने बोला, और हिस्ट्री बोला, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में मैं एग्रीकल्चर ऐड कर रहा हूँ, ये एक नया चीज़ है जो कि इधर बीच क्वेश्चंस बन रहे हैं, दोनों को मिला के क्वेश्चंस आते हैं। और ठीक है, बचेगा नहीं ना कुछ, इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये जो 4-5 सब्जेक्ट हमने गिने ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, ये 4-5 सब्जेक्ट मिला के ही हमारे ओवरऑल कम से कम 45 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, 45 क्वेश्चंस। और ये 45 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स हो सकता है कि आप जानते होगे, साल भर पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं जब आपको चीज़ें नहीं पता होंगी। उसके लिए एक अलग सेट ऑफ हमारी स्किल्स होते हैं जिसको हमें डेवलप करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये लगभग 45 क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 45 क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी आप यहाँ से सारी चीज़ें कवर करके जाएं और आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर लें, इसमें अगर आप ये 45 क्वेश्चंस लगाते हो ना इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, और हालांकि ये सारे सब्जेक्ट्स ना कहीं स्टैटिक पोर्शन लेके आएंगे, तो हमारे हाथ में स्टैटिक पोर्शन होता है हमेशा कवर करने के लिए, स्टैटिक ही पढ़ते हैं इनफैक्ट हम, है ना। करंट अफेयर से डेफिनेटली उसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं, बट हमारा मुद्दा जो होता है, समझने का जो होता है, वो तो स्टैटिक ही होता है। इन सभी सब्जेक्ट्स में से स्पेशली पॉलिटी में, इकोनॉमी में, इन 2 सब्जेक्ट्स में आपको समझ की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमी में हमेशा एग्जाम्पल ड्रिवन आपका अप्रोच होना चाहिए। पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह होंगे जो कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ी चीज़ें हैं जो कि टीचर आपको केस बाय केस बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। द थिंग इज आपको चीज़ें याद रखनी है पॉलिटी में। पॉलिटी और इकोनॉमी ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप जल्दी भूल जाते हो। तो पॉलिटी जब भी पढ़ो कोशिश करो कि हर महीने कम से कम 1 बार 2 बार अपनी किताबें उठा के, अपने नोट्स उठा के एक बार पलट लो। पॉलिटी के लिंकेजेस भी बहुत सारी जगहों पर मिलेंगे आपको। दूसरा यहाँ पर पॉलिटी और इकोनॉमी के अलावा एक आपका हिस्ट्री में भी मैं थोड़ा सा इसको बाइफिकेट करता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में 3 लेवल लेके आते हैं, एक है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आएंगे? मॉडर्न से आते हैं। तो समझ में आ गया कि भाई एंशिएंट मेडिवल पढ़ना तो है, लेकिन मॉडर्न पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और मॉडर्न थोड़ा मुझे लगता है कंपेरेटिवली ईजी भी होता है। एक तो अपने कंटेम्प्रेरी टाइम का है, आज से 100 साल पहले की कहानी पढ़ते हैं हम, तो 100 साल में दुनिया इतना नहीं बदला था, तो हम रिलेट कर लेते हैं उन सिचुएशंस को और पढ़ लेते हैं। आज का भारत जो हम देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा ही था, और उसकी पूरी जर्नी में पता चलती है तो खुशी भी मिलती है। उसके पहले एंशिएंट और मिडिवल में भी चीज़ें पढ़नी तो है ही है, बट ठीक है, अभी के लिए आप उसको थोड़ा सा पॉज दे सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट काउंट कर रहा था, एक मैं मॉडर्न हिस्ट्री काउंट कर रहा हूँ, पॉलिटी काउंट कर रहा हूँ, इकोनॉमी काउंट कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट भी काउंट कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी में स्पेशली मैं मैप बेस्ड काम कर रहा हूँ। मतलब जितने भी लोकेशंस आते हैं आपके, वो कोई भी लोकेशन हो सकता है, इन्वायरमेंट के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है, लोकेशन स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे केवल। इन 5 चीज़ों में ये लगभग 45 क्वेश्चन आप रीच कर रहे होगे, और इस 45 क्वेश्चन में मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ ना करो। इसमें से कितनी गलती कर सकते हो आप, कोई आइडिया? 45 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें से आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, आपने साल भर यही पढ़ा है, कितनी गलतियां करोगे इसमें? 1 से 2 करोगे, और 5 करोगे। चलो ठीक है, एक रफ लेके मैं चलता हूँ, मुझे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। 6 क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कि 45 में से ना 6 क्वेश्चन आप गलत करोगे, इससे ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा गलत कर रहे हो मतलब कि नहीं तैयार है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। 45 में से लगभग फिर 39 हमारे सही हो गए, ठीक है।
और 6 गलत हो गए। अगर ओवरऑल में निकालूं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, सबको पता होगा, मतलब 2 सही क्वेश्चन हमारे और चले गए। टोटल कितना बना हमारा? 37 क्वेश्चन यहाँ से बना। इसके बाद हमारे पास अभी भी 55 क्वेश्चंस बचते हैं। 55 क्वेश्चन में अभी भी हम खेल सकते हैं, लेकिन ये वो 55 क्वेश्चन है जहां पर शायद आपने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर आप गो थ्रू नहीं हुए। मतलब इतना रहेगा कि हाँ उसमें से एक स्टेटमेंट जानते होगे, कभी 2 स्टेटमेंट भी जान सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर एक्चुअल में आपको नहीं पता है। यहाँ पर आपको अपना थोड़ा गेस वर्क लगाना पड़ेगा, स्मार्ट गेसिंग बोल सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन में ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड पकड़ के चलोगे, उतने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे कि इन 55 क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। इन 55 क्वेश्चन में कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको कभी नहीं आएंगे, हर एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगे। इन 10 क्वेश्चन पे कभी फाइट मत करना, इस पे फाइट नहीं चलती है। सबसे प्रोमिनेंट फाइट इन 45 क्वेश्चंस पे होती है, इनको जरूर से करना है। लेकिन अगेन, क्या ये आपको सिलेक्शन दिलवा रहा है? क्या कितने मार्क्स लेके आएगा ये आपके? 74 पे सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो एनी हाउ हमें उस 55 के रेंज में जाना ही है जहां पर हम लोग उसको अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ सॉल्व करें। डेफिनेटली वहां पे गलती ज़्यादा होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पॉजिटिव मार्क्स लेके आना है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि उस 55 क्वेश्चन में से मिनिमम मान लो हमने कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, लगाने पड़ेंगे, हो सकता है इस 40 क्वेश्चन में, या फिर चलो ये ज़्यादा लग रहा होगा आपको, 30 ले लेते हैं या 35 ले लेते हैं। चलो इन 35 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, हमें नहीं आ रहा था, हमने कोई फर्क नहीं किया। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि किस किताब में लिखा है शायद वो भी नहीं पता हो, हमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि अपने आप में एक ब्रह्मांड है। अब यहाँ से किस किताब में क्या लिखा है वो हमारे परव्यू के बाहर है, हम हर बार नहीं पढ़ सकते उतना। हमारा एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, एक सिलेबस का एक दायरा है जिस दायरे में रह के हम इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, बट ये दायरा ब्रह्मांड जितना बड़ा नहीं हो सकता, आप सबको पता है। तो लिमिटेड तैयारी करके जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कभी सुना ही नहीं होगा, डेफिनेटली आएगा, उसको छोड़ देना है। मैं बोल रहा हूँ इस 35 क्वेश्चंस में से आपके अब क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके इसमें से ना, मैं मान के चल रहा हूँ, मान लो 15 गलत हो जाते हैं अब, ठीक है, और आपके 20 सही होते हैं। अब आप बोलोगे कि 20 सही कैसे होंगे? ये 20 सही होंगे आपके प्रैक्टिस से। आपने पूरे साल भर में जितनी भी मेहनत की होगी, जितना भी यूपीएससी को समझा होगा, उससे इतना अंदाजा लग जाएगा आपको कि इस 35 क्वेश्चन में से पहले तो 20 क्वेश्चन इसमें से निकाल देने हैं जो कि हमें करना ही नहीं है, और इस बचे हुए 35 क्वेश्चन से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो सही करना है। अब एक बार एवरेज निकालते हैं, इस 15 क्वेश्चन में से कितने हमारे सही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे? 5 गलत हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारा इसमें से एवरेज स्कोर कितना आ गया? 15 क्वेश्चन। उधर कितने थे? 37 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 52 क्वेश्चंस के आसपास टोटल बन गए हमारे स्कोर 104। 104 सेफ जोन है। किसी के आते होंगे 130 भी आते हैं, 160 भी आते हैं, बट वो हमारा मैटर ऑफ अभी कॉन्वर्जेशन है नहीं, क्योंकि हम उतने लेवल पर जाने का कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना स्कोर करना है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो, इस वे में कि हम डाउटफुल होके प्रीलिम्स के बाद 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बैठ के इंतजार ना करें कि हमारा मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। हमें कॉन्फिडेंस रहना है कि हमारा रिजल्ट इस बार पॉजिटिव आ रहा है, ताकि हम 1-2 दिन का गैप लेने के बाद अपनी मेंस की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दें। ये एक सेफ जोन है। 105 नंबर का आप एक टारगेट अपने लिए डिफाइन कर सकते हो, जो कि प्रीलिम्स में आप अचीव करोगे, और मोर और लेस इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये नंबर्स केवल आपको समझाने के लिए थे, ठीक है। एक बार प्रीलिम्स हमारा जब क्लियर होता है तो हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे अपने मेंस की तरफ, है ना। एग्जाम जो हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट फाइनल करेंगे। हो सकता है कि आपका इसी मंथ में एनवायरनमेंट वाइंड अप हो जाए, ठीक है। एनवायरनमेंट के बाद हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हो सकता है कि शायद आपके 20 से 25 क्लासेस लगें, 25 क्लासेस के आसपास। तो 1 महीने का टाइम पीरियड उधर फिर से लगेगा, जहाँ पर हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री वाइंड अप करेंगे। तो आप बोलोगे सर एंशिएंट मिडिवल पढ़ा नहीं है तो मॉडर्न कैसे पढ़ लेंगे? कोई दिक्कत नहीं आती उतनी। जब हम 18th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं तो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप बाद में भी उसको कनेक्ट कर सकते हो। इतना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आता है कि हमें बिल्कुल शुरुआत से नहीं पता है, या फिर सर जो भी स्टार्ट कर रहे होंगे वो एंशिएंट और मिडिवल का एक ब्रीफ टाइमलाइन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक लिंकेज बना के अपनी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम शायद पॉलिटी और ज्योग्राफी साइमल्टेनियस आपकी चला दें, और धीरे धीरे करके हम उन सब्जेक्ट पर पहले फोकस कर रहे हैं, आप सबने देखा होगा, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स पहले क्लियर हो जाए। तो पहला डाउट जो आपका था कि हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को जो साथ में लेके चलना है, या फिर हम प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके भी चल सकते हैं।
सिलेबस जो यूपीएससी डिफाइन करती है ना, वो आप लोग सब लोग आज जाके देखना, सिलेबस को बहुत डिटेल में देखना। प्रीलिम्स का सिलेबस इतना मतलब क्रूड डिफाइंड है कि आप उसमें दायरा नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। वो आपको कौन गाइड करेगा? आपके मेंस का सिलेबस। तो आपके लिए अल्टीमेटली कौन गाइडिंग प्रिंसिपल बन रहा है? मेंस का सिलेबस। तो आपको हमेशा अपने साथ मेंस का ही सिलेबस रखना है। मेंस में केवल और केवल एक कमी है उसके सिलेबस में, सॉरी, कि उसमें आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड एंशिएंट और मिडिवल का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मेंस के सिलेबस में पहला लाइन ही 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि जितने भी डेवलपमेंट्स हैं 18th सेंचुरी से हमें उतना ही पढ़ना है। तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन क्या मेंस में एंशिएंट मिडिवल इक्वेशन नहीं आते हैं? आते हैं। वो आर्ट एंड कल्चर के परव्यू में करके आते हैं, ठीक है, तो आते तो हैं। तो इसीलिए एक बात फाइनल हो गई कि हम अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कभी भी अलग करके नहीं चल सकते। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पर आप आज के लिए केवल प्रीलिम्स की पढ़ाई करोगे, कल हम मेंस की पढ़ाई करेंगे। हर एक मुद्दा आपके प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है, आपके मेंस में भी काम आ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिफाइन करने का है कि आप कितने अच्छे से उनको कंबाइन करके चलते हो और कितना बढ़िया जो हम डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे यहाँ पर, आप उसको डिफाइन करके करते हो। तो प्रैक्टिस अपने लिए बहुत अच्छी बना के चलना। जो भी डेली बेसिस पर जो भी टीचर पढ़ा रहा है, कोशिश करना, जो भी डाउट्स हैं टीचर यहीं पर बैठेंगे, ठीक है, क्लासेस ओवर होने के बाद आप उनसे आराम से डिस्कस करके पूछ सकते हो। जो भी चीज़ें क्लास की हैं डिस्कस करो, हर एक चीज़ डिफाइन करो कि हाँ आज की क्लास मुझे समझ में आ गई है, और फिर उसके बाद शांति से घर जाओ और रिवाइज करना रहेगा। 1 घंटे भी अगर आप दोगे घर जाके इस पूरे क्लास की कि आज हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आप घर लेके जाओगे, आपके प्रीलिम्स के कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ मेंस के क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन तक हम मेंस के क्वेश्चन आपको ना दें, ताकि एक थोड़ा सा आपका थीम डेवलप हो जाए, एक बेस डेवलप हो जाए। उसके बेसिस पर फिर आपके मेंस के क्वेश्चन चलने लगेंगे। कोशिश करना कि रोज जाके लिखोगे। ये मुद्दा हो गया अपने प्रीलिम्स का, ठीक है। एक आता है अपना नेक्स्ट स्टेज। मान लो प्रीलिम्स इस वे में हमने कुछ ना कुछ किया जिससे कि हम क्लियर कर रहे होंगे प्रीलिम्स। नेक्स्ट मुद्दा आता है हमारे मेंस का। मेंस में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है। पहले तो जीएस या तो हम ऐसे डिफाइन कर लें, एक जीएस पेपर है, और क्या होता है मेंस में? ऑप्शनल होता है, और क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, ठीक है। कितने कितने के मार्क्स इसमें ऐड होते हैं? मतलब क्वालिफाइंग पेपर को हटा के सबके ऐड होते हैं। जीएस पेपर के कितने होंगे? कितने जीएस पेपर्स होते हैं? 4 होते हैं, और हर एक पेपर 250 मार्क का होता है। टोटल हो गए 1000 मार्क्स। ऑप्शनल हमारा ये 250 नंबर के 2 पेपर्स इसमें भी होते हैं। ऐसे कितने ऐसे लिखने होते हैं? हमें 2 लिखने होते हैं, ठीक है। 2 ऐसे लिखने होते हैं, ये भी 250 मार्क्स का है। मतलब हमारा मेंस कितने मार्क्स का हो गया? एडअप कर लो फटाफट से, 1750 है ना। इस बार कट ऑफ कितनी गई है मेंस की? कोई भी? नहीं, इतनी नहीं जाती है। अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको नोट डाउन किया था कहीं पर। नहीं, मैं ओवरऑल नहीं पूछ रहा हूँ, केवल मेंस का पूछ रहा हूँ। इस बार गई थी 750 के आसपास, ठीक है। 1750 में कितने नंबर लेके आने हैं? 750। सुनने में हो सकता है आसान लगेगा, लेकिन होगा नहीं, ठीक है, मेहनत लगेगी। अब एक जीएस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक जीएस पेपर में आपको कितना टाइम मिलता है लिखने का? कोई कैलकुलेट कर सकता है कि एक क्वेश्चन लिखने में हमें कितना टाइम मिलने वाला है? ठीक है। ओवरऑल एक हम अभी बेस लेके चलते हैं, एक रफ स्केल बना लेते हैं। जितना सबने बोला है 7-8 मिनट मिलेंगे। मिलते तो लगभग 9 मिनट के आसपास भी मिल सकते हैं, ठीक है, 9 मिनट्स मिलेंगे। और लेकिन सोचोगे भी तो, क्वेश्चन भी तो पढ़ोगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा माइंड में तुरंत के तुरंत। तो वो सारी चीज़ें सब कुछ डेवलप करके मुझे लगता है 7 से 8 मिनट ही मिलते हैं आपको लिखने के, ठीक है।
ओवरऑल मैं इसमें भी एवरेज ले लेता हूँ। वैसे पेपर में आपके 150 वर्ड्स के लिखने के लिए आते हैं, और दूसरा और कितने नंबर के आते हैं, कितने वर्ड्स के? 250 वर्ड्स के आसपास। 250 वर्ड्स कितने मार्क्स के होते हैं? 15 मार्क्स के। और 150 वर्ड्स वाले 10 मार्क्स के। आपको अच्छा ये समझ में आता है कौन सा अटेम्प्ट करना ज़्यादा बुद्धिमानी है, 15 नंबर वाला या 10 नंबर वाला? 10 नंबर में अच्छे मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलते होंगे आपके हिसाब से? अगर आपने एकदम आइडियल कंडीशन में लिखा है, इतना ज़बरदस्त आंसर लिख दिया कि शायद कोई नहीं लिख सकता, ठीक है, मतलब आप लोगों ने जितना बताया है 6 से 8 के बीच में आना चाहिए। एवरेज ले लेते हैं 7 नंबर, इससे ज़्यादा शायद नहीं मिलता है। 7 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 6 के ऊपर नहीं मिलता है, ठीक है। कितना भी बढ़िया आंसर लिख लो, कितना भी बढ़िया आंसर लिख लो, कितने मिलेंगे? 6 नंबर। 15 नंबर वाले में 8-9 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बुद्धिमानी लगभग दोनों में ही है, ठीक है। तो बैलेंस नहीं कर सकते, इसमें भी बहुत मैक्सिमम मिलेगा तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप सारे क्वेश्चन में 6 और 9 लेके आ जाओ? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होता तो ये कट ऑफ इतना कम जाता ही नहीं, फिर तो और लंबा जाता। और हर जीएस पेपर के अपने एक अलग रेंज होती है, ठीक है। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीएस पेपर 1 में सब्जेक्ट्स के नाम गिना दो मुझे। सबसे पहला हिस्ट्री है, दूसरा चलो सिलेबस के हिसाब से चलें तो इंडियन सोसाइटी है, और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी आएगा, इंडियन ज्योग्राफी भी आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में काउंट कर रहा था। तो ओवरऑल इसमें भी एक बड़ा रेंज है। इस तरीके से हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ा है। हिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके मेंस के लिए? पहला तो प्रीलिम्स वाला एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न आ गया, और ठीक है मॉडर्न तक कवर किया था, अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बढ़ गया, और वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक आर्ट एंड कल्चर। टोटल कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। इसमें हैं 6, ये एक सिंगल सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो। और ज्योग्राफी में भी 3-4 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 ले लेते हैं। 10 सब्जेक्ट के आसपास है जीएस पेपर 1 में, ठीक है। जीएस पेपर 2 देख लेते हैं इसी तरीके से। 2 में आप बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? फिर से एक एक करके लिखते हैं। पॉलिटी आ गया, पॉलिटी गवर्नेंस चलो एक में ले लेते हैं। सोशल जस्टिस आएगा, उसके बाद आईआर आएगा। और कोई सब्जेक्ट है? इतना ही है, ठीक है, इतना ही है बस। इस 3 सब्जेक्ट में फर्दर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस नहीं है, इतना ही है जितना इसमें दिख रहा है। तो ये सब्जेक्ट अगर हम ओवरऑल जीएस पेपर के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से देखते हैं, तो लेंथ के हिसाब से जीएस पेपर 2 छोटा है ना? समझ में आ रहा है ना? है तो आईआर जो है अपने आप में थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस आपस में कंपेरेबल होते हैं, मतलब लगभग सेम सिलेबस, लेंथ उसका सेम है, तो पेपर 2 जल्दी खत्म हो सकता है हमारा, ठीक है। इसमें भी हम 3 सब्जेक्ट ले लेते हैं। जीएस पेपर 3 पे आते हैं। 3 पे बताओ कौन कौन सब्जेक्ट हैं? सबसे पहला इकोनॉमी। इकोनॉमी में थोड़े और फर्दर क्लासिफिकेशंस बता सकते हो क्या आप लोग? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बोला, वो सही था। और एग्रीकल्चर, ठीक है। इकोनॉमी जो हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो तो है ही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड हो जाता है और एग्रीकल्चर भी ऐड हो जाता है, ठीक है। गवर्नेंस तो काउंट कर लिया हमने, ये हो गया अपना इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट सिलेबस में कौन सा मेंशन्ड है? ठीक है, एक इन्वायरमेंट किसी ने बोला, और इंटरनल सिक्योरिटी बोला, और कुछ बचा क्या? कितने सब्जेक्ट हो गए? इसको अगेन आप 3 सब्जेक्ट लेके चलो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ही सब्जेक्ट चलो ले लेते हैं। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। 1 2 3 4 5 6 7 7। तो आपके जीएस पेपर और जीएस पेपर 4 में एक सिंगल सब्जेक्ट है, 2 पार्ट में इसको भी क्लासिफाई कर लेना। एक थ्योरी पोर्शन है और एक केस स्टडी है। किसी को पता है केस स्टडीज कितने मार्क्स के आते हैं? रफ आइडिया?
20-25 मार्क्स के, अरे एक नहीं पूरे पेपर में मैं बोल रहा हूँ कि उसमें क्या फर्दर डिवीजन है। चलो 50-50 मान के चलो आप अभी के लिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन में 50-50 रहते हैं। तो कुछ थ्योरी पोर्शन जो कि आपको पढ़ने होंगे, उसमें बहुत सारे फिलोसोफर थिंकर्स आते हैं, गवर्नेंस का भी छोटा सा एक पोर्शन आता है, और कुछ जो आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और इस एग्जाम के लिए भी यही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि फ्यूचर में आप एज ए सिविल सर्वेंट निभाओगे, ठीक है। तो इसको भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हो गए हमारे मेंस के लिए? 22 सब्जेक्ट हो गए। काउंट कर लिया, गलत नहीं है ना? मैंने नहीं किया क्योंकि। और कोई गेस कर लो फटाफट से। 22 आ रहे हैं, ठीक है। 22 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ये डराने की बात नहीं है कि हमारे पास 350 से कम दिन है। एक सब्जेक्ट पे कितना आ रहा है इस टाइम? 20 से 25 दिन, या और कोई अप्रॉक्सीमेशन में इतना ही मिल रहा है, ठीक है, कम नहीं है। क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट इसमें से छोटे हैं जो 1 हफ्ते में भी वाइंड अप हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि 1 महीने भी चल सकते हैं। तो कंपैरिजन में हम करके वाइंड अप तो कर देंगे। और क्या वाइंड अप ही करना है या फिर रिवाइज भी करना है? रिवाइज भी करना है। रिवीजन के लिए कितना टाइम मांगते हो आप लोग? प्रीलिम से पहले कितने दिन पहले आपको छोड़ दिया जाए? 2 महीने, 2 से 2.5 महीने, 3 महीने, ठीक है। 2-2.5 महीने पहले आपका बैच हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वाइंड अप हो जाए। उसके बाद आपको केवल और केवल अपने टेस्ट लिखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा प्रीलिम्स का, या फिर कोई डाउट उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर 2.5 महीने पहले लेते हैं, इस बार एग्जाम कब है हमारा 2023 का? 28 मई को है, और 2.5 महीने पहले मान के चलते हैं मई का अंत ही है। 2.5 महीने पहले क्या चल रहा होगा हमारा? मार्च, मिड मार्च होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे मिड मार्च में इसको हम वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, ये सब बताने का मुद्दा ही यही था कि आप लोग एक ब्रॉड स्केल में लेके चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटी आज उठाया है तो 2 महीने लगातार पॉलिटी ही चल रही है हमारी, ठीक है। जो पेस होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का, वो इस हिसाब से होना चाहिए कि जब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट वाइंड अप हो रहा है तो आप अपने लेवल पर भी उसको वाइंड अप करोगे। क्योंकि अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आगे यहाँ दूसरा सब्जेक्ट चलने लगेगा, उसको तो आप पढ़ोगे ही, पुराना सब्जेक्ट छूट गया। आखिरी में 2-2.5 महीने मिलने हैं आपको। 2-2.5 महीने में हर एक सब्जेक्ट को कंसोलिडेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आपने उसको पहले अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किया है, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलना कि अगर स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती है या कोई भी डाउट आती है तो आप एक बार टीचर से डिस्कस कर लो उसके लिए, या फिर मैं भी आपको मिलूंगा, मेरे से डिस्कस कर लेना। कुछ भी हो, पेस डिस्टॉर्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब बात आती है कि मेंस कैसे अचीव किया जाए। प्रीलिम्स तो हमने देख लिया कि एक मोटा मोटा मुद्दा मिल गया कि हाँ चलो एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, स्टैटिक कर लिया, कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, कुछ एक नहीं मतलब काफ़ी हैं। कम से कम आप मान के चलो कि कम से कम मैं बोलता हूँ, आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपको कम से कम 40-50 टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। टोटल कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे? 40-50। अगर फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं टोटल? 5000, ठीक है। तो 5000-6000 क्वेश्चंस लगाओ, जिसको उससे ज़्यादा ज़रूरत है वो भी लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस लगाने ही हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे इतने, तो कोशिश करो जितने क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं वो सारे आप लगा के चलोगे, ठीक है। उतना लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस हो सकते हो अपने उस 55 क्वेश्चन वाले सेक्शन पर, जहाँ से 55 में से हमें लगभग 30-35 क्वेश्चंस निकालने हैं, उसमें से 20-25 हमें सही भी करने हैं, ठीक है। मेंस में क्या मुद्दा रखा जाए, मेंस में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एक तो देखो, हर पेपर का अपना एक रेंज होता है जो एक आइडियल मार्किंग बोल सकते हो। पेपर 1 के लिए कितने मार्क्स ला सकते हो, कोई गेस है किसी के पास? 250 मार्क्स का पेपर है, आपको अगर लाना हो, आपका पेपर 1 सबसे स्ट्रांग है, उस सबसे स्ट्रांग पोर्शन पर आप बताओ कितने मार्क्स लेके आ सकते हो? 140 किसी ने बोला, और इससे भी ज्यादा कोई लेके आ सकता है? 110 पर ही आप टिक जाओगे, ठीक है। और 100 नंबर पर, ठीक है। एक आइडियल मार्किंग जो होगी ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास ही होगी। 140 बहुत मुश्किल से कोई आइडियल कंडीशन में मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन मिलती नहीं है। आप पेपर 1 में एट मैक्स 100-110 के बीच में ला सकते हो। अच्छे जो पेपर्स जाते हैं 110 जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मतलब कि जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि 10 में से आप आइडियली 6 नंबर लेके आ जाओगे और 15 में से आइडियली 9 नंबर लेके आ जाओगे, तो वो कितने लेके आ रहे होगे? 50% भी नहीं।
मतलब कि 10 में से 5 नंबर भी नहीं ला रहे होगे आप, और अपने 15 में से 7 नंबर भी नहीं ला रहे होगे आप, ठीक है। तो एवरेज तौर पर वहाँ पर अगर 6 नंबर भी पा लिया, और इसके बाद यहाँ पर जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें अगर 4-4 नंबर भी पा लिया, तो भी समझ लो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन ये हमें इस वे में सोचना नहीं है, इतना पाना है। सोचना तो हमें आइडियल वाला ही है कि 10 में से 6 लेके आना है और 15 में से 9 लेके आना है, ठीक है। टारगेट हमेशा वो होना चाहिए जहाँ पर भी लैंड करोगे वो आपका बेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस अगेन पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए एवरेज तौर पर? पेपर 2 छोटा है ना, 120-125 मार्क्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में पॉलिटी जो होती है उसमें ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं हमें। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आप सभी का स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रांग पोर्शन ही रहेगा। पॉलिटी यूपीएससी के फील्ड में सबका स्ट्रांग होता है। मेरे पास जितने भी टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट क्या है, तो 10 में से लगभग 8 लोग यही बोलते हैं कि मेरा पॉलिटी स्ट्रांग है। सिमिलर केस विथ स्टूडेंट्स एज वेल, जितने भी टॉपर से बात की है मैंने उन सबका भी यही कहना है। तो एवरेज मान के चल सकते हो कि पॉलिटी की फाइट इतनी ज़बरदस्त है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपकी पॉलिटी वीक हो। इस तरीके से सेकंड नंबर पर आती है इकॉनमी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आपकी इकॉनमी वीक हो, आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, कोई मतलब चारा ही नहीं बचता है। जैसे कि इस बार का पेपर का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, प्रीलिम्स वाले में। यूजुअली प्रीलिम्स में पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं पता है आप लोग को? 15 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन में 15 क्वेश्चन आते हैं। कभी 17 भी आए हैं, इस बार 11 ही आए, ठीक है। अब जिसका पॉलिटी पे बहुत अच्छा कमांड होगा वो तो थोड़ा पीछे आ गया होगा। इकोनॉमी में लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में? कितने आते हैं? 17-18 क्वेश्चंस। 17-18 ज़्यादा हैं यार, इतने नहीं आते हैं। हाँ, लगभग 10-12-15 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 12-13 क्वेश्चन आप एवरेज लेके चल सकते हो। इस बार क्वेश्चन आए थे लगभग 17, ठीक है। तो ये दोनों में बैलेंस हो गया थोड़ा सा। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न हिस्ट्री में यूजुअली कितने क्वेश्चंस आते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन इस बार कितने हैं पता है? 3 क्वेश्चंस। तो यूपीएससी ना हमारे साथ हर बार ऐसा करेगा कि एक किसी पोर्शन पर एक्स्ट्रा फोकस करेगा और एक पर कम करेगा। तो जब तक हमारे सारे स्टैटिक वाले स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम वो लेवल प्लेइंग जो एक लेवल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स पर कमांड रखना। फिलहाल हम बात कर रहे थे अपने पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 पे आपने बताया कि 120 मार्क्स के आसपास हमारे आ सकते हैं, तो 120 के आसपास आते हैं। पेपर 3 में कितने आते हैं? पेपर 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल? और ये 7 सब्जेक्ट यहाँ पर हमने तो तुक्के में लगा दिया था कि हिस्ट्री में 5 पार्ट कर दिए। यहाँ पे सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग ही है, साइंस एंड टेक अलग है, इकोनॉमी अलग है। तो कितने मार्क्स आने चाहिए? ज़्यादा आने चाहिए। कितने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेपर 3 हमेशा ना सबसे कम मार्क्स आते हैं पेपर 3 में सबके। मतलब मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज तौर पे बता रहा हूँ कि पेपर 3 में लगभग सभी के नंबर कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 1 एंड 2। तो लगभग इसमें अगर आपके 90 से 100 के बीच में भी मार्क्स आते हैं ना, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। वो अच्छे मार्क्स काउंट करोगे आप, ठीक है। लेकिन अगेन मेरा क्या कहना है कि ये मैं आपको एक रियलिटी फेस करा रहा हूँ। इट्स नॉट द टारगेट दैट यू सेट। टारगेट आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप लैंड अप करो यहाँ पर, वो ठीक है, लेकिन टारगेट हमेशा हाई रखो। जीएस पेपर 4 सब लोग बोलते हैं कि बहुत स्कोरिंग होता है ना। कितने मार्क्स ला सकते हो इसमें? 130-140 आराम से आते हैं। आराम से तो नहीं आते हैं, लेकिन कोशिश करोगे तो आ जाएंगे। एथिक्स में एक्चुअल में ना आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने अच्छे इंसान हो। मुझे पता है सभी अच्छे इंसान हो। जब सभी अच्छे इंसान हो तो अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। कैपेसिटी सबके अंदर है, बस आपको क्या करना है, उसको लेके आना है, उसको पेपर पर लिखना है। एक्चुअल में क्या होता है पेपर 4 में कि बहुत बार ना वो आपके अपने पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो किसी से पूछ लेता हूँ मैं, आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हो? वॉट इज़ हैप्पीनेस टू यू? जब भी कोई सक्सेस मिलता है। सॉरी? जब भी कोई सक्सेस मिलता है। कोई भी सक्सेस मिलता है, चलो ठीक है। आज या कल या पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में आपको क्या सक्सेस मिला है? मैं दिल्ली
शिफ्ट हुआ, कोचिंग ज्वाइन किया। ठीक है, ग्रेट, बहुत बड़ा सक्सेस है, एक्चुअल में बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो इनके लिए ये सक्सेस है। क्या इससे हैप्पीनेस मिली आपको? ठीक है, तो हैप्पीनेस ना आपके इस पूरे साल भर के लाइफ में या फिर पिछले 20-25 सालों के लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस होंगे, लेकिन अगर यूपीएससी आपसे ये पूछ लेता है ना कि व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू यू, कोट एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ, या फिर मैं आपसे ये बोल दूं आप ऑनेस्ट हो, कोई भी एक एग्जाम्पल दो कि आप ऑनेस्ट हो। Like if I have some target, I aspire to complete that on time. ठीक है, तो ये ऑनेस्टी हुई या कंसिस्टेंसी हुई? I'm नहीं। honest with my parents. I do not hide anything. ठीक है, आप हर चीज़ शेयर करते हो, बट आई एम श्योर कि आप कुछ तो अपने लिए अलग से रखते होगे। ठीक है तो वो भी 100% ऑनेस्टी नहीं हुई। ठीक है, मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट हो गए, मेरे को भी पता है आप सब लोग ऑनेस्ट हो, लेकिन अगर यूपीएससी आपसे पूछता है ना तो आप पेपर पे लिख नहीं पाते हो कि वो ऑनेस्टी का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल मैं अपने आंसर में नोट कर लूँ जिससे कि सामने वाले एग्जामिनर को बिलीव हो जाए कि मैं ऑनेस्ट हूँ। तो मुद्दा यहीं पर फंसता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाईली एग्जाम्पल ओरिएंटेड है, बहुत सारा अपने रियल लाइफ से रिलेट करके आप चीज़ों को लिखते हो। केस स्टडी से कुछ थीम्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो एथिक्स में आप हमेशा समझना कि एथिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये कैपेसिटी रखता है आपको सबसे नीचे वाले लिस्ट के रैंक से सबसे टॉप पर ले जाने का। ठीक है, इसके अलावा एक के पास और ऐसी ही औकात है, और वो क्या है? ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर बीच ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ा फिलोसॉफिकल ट्रेंड की तरफ जा रहा है, हर बार नहीं जाता है। एक यूजुअली 2 सेक्शंस होते हैं ऐसे में, और दोनों सेक्शन में पहले सेक्शन में आपको 4 एसेस मिलते हैं, सेक्शन बी में 4 एसेस मिलते हैं, 4 ऐसे मिलते हैं। बोला जाता है कि दोनों सेक्शन में से एक एक लिख लो। तो यूजुअली क्या होता है कि किसी का टेक्निकल फील्ड होता है, तो दोनों सेक्शन में से कोई ना कोई एक ऐसे हमेशा टेक्निकल फील्ड से या फिर आईटी फील्ड से या आईसीटी फील्ड में बोल देता हूँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ जाता है। तो उसमें लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर लिख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ और भी डोमेन होता होगा, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हिस्टोरिकली कुछ एक ऐसे आ गया, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप अपने जीएस पेपर से रिलेट करते हो, वो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि साल भर वही तो पढ़ा है, साल भर ऐसे थोड़ी ना पढ़ने बैठे थे। और ऐसे का ऐसा कोई अलग से तैयारी भी नहीं होती कि ऐसे में हम क्या लिखें, कंटेंट तो हमें जीएस पेपर से ही निकालना है। तो जो भी जीएस पेपर के हिसाब से आते हैं वो सही है, लेकिन इधर बीच ना फिलोसफिकल ऐसे आने लगा है। फिलोसफिकल ऐसे का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें कि आपको सोचना पड़ जाए कि लिखना क्या है। मान लो कोई भी कोट सजेस्ट करो आप, कोई भी एक कोट, किसी भी फेमस पर्सन का कोई भी कोट सजेस्ट कर दो आप मुझे, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई कोट्स तो याद रखे होंगे बचपन में, क्लास 10th में तो ऐसे लिखा होगा, कोई कोट नहीं हाँ जी, ठीक है। तो ये भी चलो, इस पे भी अगर हम आएंगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे में या फिर इकोनॉमिक वे में हम लिख सकते हैं। बट आजकल के जो फिलोसफिकल एसेज आते हैं ना, एक तो उनको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे कि एक क्वेश्चन इस बार आया था, क्रैडल से रिलेटेड था, कि क्वेश्चन आया था शायद ऐसा कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। अब इसमें क्या लिखोगे आप? क्रैडल मतलब जानते हो? पालना हो गया। तो शायद मदर से रिलेटेड था, बट तो आपको मिल जाएगा कहीं से भी। ये था कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। मतलब जो हाथ पालना चुनाने के काम में आता है ना, वही हाथ वर्ल्ड पे रूल करता है। तो शायद विमेन से रिलेटेड है, या फिर मदर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ भी, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं इसके। अब आप सोचो, अब आपको ये 125 में कितने वर्ड्स मिलते हैं आपको ऐसे के लिए? 1000 to 1200 वर्ड्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं। अब आपके पास केवल एक लाइन है और इस लाइन को आपको केवल लिखना है। तो आप सोच लो कि चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट है। मतलब अगर हमें बैकग्राउंड पता होगा, किसी का स्टेटमेंट पता होगा, कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई इकोनॉमिकली ड्रिवन है, उसको हम लिख सकते हैं आसानी से। बट ऐसे एसेस को लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करना कि इस पूरे जर्नी में एटलीस्ट ऐसा टाइम हमारा बन जाए जिसमें हम कम से कम पूरे साल भर में कुछ नहीं तो 10 ऐसे लिख लें। केवल साल भर में 10 ऐसे लिख सकते हो ना, बड़ा टास्क नहीं है। 10 ऐसे लिखने का मतलब है कि महीने में एक ऐसे लिखना है केवल। ठीक है,
तो कोशिश करना कुछ भी मिल जाए उसको लिखने की कोशिश करना। अब यहाँ पर एक जो मुद्दा सबसे पहले आता है कि भाई इन सभी चीज़ों में हम मेंस में आगे कैसे बढ़ेंगे। सर एक चीज़ पूछनी है। जी बताएं। जैसे आपने ये स्टेटमेंट दिया कि ये वाला जो एग्जांपल था ट्रेडर वाला, तो अभी हर आदमी का तो अपना अप्रोच होगा ना, वो किस एंगल से देख रहा है, कैसे देख रहा है। बिल्कुल है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को तो इसमें तो हम कोई जीएस का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, कोई पॉलिटिकल किसी इंस्टेंस को हिस्ट्री से उठा के या पास्ट से उठा के हम उस पर डाल सकते हैं और उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम लिख रहे हैं या जो हमारा अप्रोच है वो ही अप्रोच यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है? नहीं, यूपीएससी कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप जो लिखो। मैं समझ गया। देखो क्या होता है कि ऐसे जो है या फिर जीएस का पूरा मेंस बहुत सब्जेक्टिव होता है, तो इट डज नॉट डिपेंड कि आप क्या सोच रहे हो, क्या लिख रहे हो। इट जस्ट डिपेंड कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी लिख रहे हो, उसको क्या आप सब्सटेंशिएट कर पा रहे हो एग्जामिनर तक। वो जो आपका थॉट प्रोसेस है, क्या वो आप उसको क्लियरली दे पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, यही चीज पूछ रहा हूँ। जैसे वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि जब आप जीएस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ोगे, हिस्टोरिकली जैसे आपने बोला, तो हिस्टोरिकली आप एक एग्जांपल कोट करोगे। नेक्स्ट आप इसमें सोसाइटी, वही जीएस पेपर के हिसाब से ही चलने अपने। जोग्राफिकली भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि विमेन एम्पावरमेंट जोग्राफिकली, जैसे मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूँ इसका, कि बहुत सारे रूरल एरियाज में या फिर बहुत सारे हिली टेरेन में आप देखोगे कि टू फेच ए बकेट ऑफ वाटर विमेन यूज टू ट्रेवल लाइक 10 किलोमीटर्स और 15 किलोमीटर्स। किस लिए? अपने परिवार वालों को पानी पिलाने के लिए, ठीक है, या फिर खाना बना के खिलाने के लिए, जो भी चीज़ें। तो ये अपने आप में एक विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को उठाओगे, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी सब्जेक्ट से किसी न किसी सेंस में मिलता होगा, और यही ब्यूटी है इस पूरे सिलेबस की। आप लोग ग्रेजुअली सीख जाओगे इसको, ठीक है। जब एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तब नहीं सीखोगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तब भी शायद उसको इंडिपेंडेंट लेके चलोगे, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम आप पहला वाला सब्जेक्ट रिवाइज करोगे ना, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट का हिंट्स आपको पहले वाले सब्जेक्ट में मिल जाएगा। तो रिवीजन ही है जो कि आपके सब्जेक्ट्स की इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाता है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा ये इंटरकनेक्टिविटी बढ़ता जाएगा, और ऐसे में फिलहाल के लिए यही काम आएगा। करना वही होता है, सारे जीएस पेपर के ही पॉइंट्स लिखने हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि कितने अच्छे पॉइंट्स फेच करते हो, कौन कौन से पॉइंट्स कनेक्ट कर पाते हो आप, ठीक है। जीएस पेपर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग एक सबसे बड़ा पंगा जो हमारे सबके सामने आता है वो आता है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ आंसर्स लिखे हैं? 2, 4, 10, 15, 20, 25 आपने लिखे हैं? कितने आंसर्स लिखे होंगे आज तक अप्रॉक्सीमेशन में? 50 लिखे होंगे, बहुत बढ़िया। और कोई? ठीक है, आप लोग देख रहे हो कंपटीशन यहीं से बिल्ड हो रहा है आप लोग का, ठीक है। आप लोगों ने एक भी नहीं लिखा है, इन्होंने 50 लिख लिया है, तो घर जाके आज 50 लिख लोगे? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर लेना। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा पंगा कैसे आता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आप सबको पता है? आप लोगों ने लिखा नहीं है शायद, इसका अंदाजा इसलिए नहीं होगा। स्ट्रक्चरिंग तो बात की बात है, पहले तो हाँ ठीक है, चलो कंटेंट एक बड़ी समस्या है, उससे भी पहले एक और समस्या आती है, क्या पूछा है ये भी है। सबसे मैं जो सिम्बलाइज करना चाहता था वो है वर्ड लिमिट, ठीक है। 150 वर्ड्स में आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। आप करके देख लो, आज कोई भी टॉपिक अपने ऊपर लिखना चाहो या फिर कुछ भी, चलो ऐसे जैसे लिखते थे ना बचपन में, किसी के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर लिख लो या फिर अपने लाइफ के बारे में कुछ भी लिख लो, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में अगर आप लिखने की कोशिश करोगे ना, नहीं लिख पाओगे। इंस्टेड ऑफ कि आपके पास सारा नॉलेज होगा, पहले सोच लो, 5 मिनट सोच लो बैठ के कि क्या लिखना है मुझे, फिर भी लिखोगे ना तब भी नहीं लिख पाओगे, प्रॉब्लम है। तो ये आएगा कैसे? 150 वर्ड में चीज़ें कॉम्प्रिहेंड होंगी कैसे? ये आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इसका मंत्र नहीं है। आपके पास नॉलेज होगी, उस नॉलेज को आपको कॉम्प्रिहेंड करना है 150-250 वर्ड में, उसके लिए करनी पड़ेगी बहुत सारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में पहली बार जब लिखोगे ना, तो हो सकता है 150 वर्ड 300 वर्ड में चले जाएगा, बहुत ऑब्वियस है, सभी के साथ होता है, तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो जब भी जाए तो उसी को फिर से लिखने की कोशिश करो कि अब की बार लिखते हैं इसको 150 में कॉम्प्रिहेंड करते हैं, हो सकता है 200 पे लैंड कर जाओ। कोशिश करो कहीं ना कहीं 150 तक पहुंच जाओ। 150 तक पहुंच जाओगे ना तो फिर एक दायरा बना लो, हर बार तो काउंट नहीं करोगे ना। आपकी सबकी अपनी राइटिंग स्पेस होती है कि आप एक पेज में कितने सारे वर्ड्स लिख सकते हो, तो उन वर्ड लिमिट्स में देख लो कि एक पेज में मेरे कितने आते हैं। यूपीएससी यूजुअली शायद
एक पेज में आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप 80 to 100 वर्ड्स लिख लो, ठीक है। उसी हिसाब से आप मार्जिन वगैरह ड्रॉ कर लेना। यूपीएससी कॉपी शायद आपने नहीं देखी होगी, अगर देखी होगी या नहीं देखी होगी तो नेट से डाउनलोड कर लेना, यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पर मेंस में लगभग 150 वर्ड में चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना और उसके ऊपर आपके ऊपर टाइम लाइन लगा देना, टाइम पीरियड लगा देना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको 8 मिनट के अंदर ही लिखना है और कोई चारा नहीं है। तो उसको कॉम्प्री मतलब सोचना, पहले क्वेश्चन समझना, पढ़ने के बाद पढ़ना, समझना, उसको एक फ्रेमवर्क में लेके आना और उसके बाद उसको लिखना। ये सारा काम 8 मिनट में एक क्वेश्चन के लिए हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप खूब सारी प्रैक्टिस करो, हो सकता है तो रोज़ एक आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर आपको रोज़ प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, लेकिन वो पन्ना जो है वो घर तो जाएगा, लेकिन दोबारा यहाँ पर भी आना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि उसको आप टीचर्स को दिखा सकते हो, उनसे भी चेक करा सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो। इनफैक्ट टीचर आपसे ही डिस्कस करेगा तो आप उनसे टैली कर सकते हो कि इसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स जो मेरे छूट गए और क्या फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, आंसर लिखने का किसको किसको डाउट है? अभी बचपन में जैसे लिखते थे या फिर कॉलेज में जैसे लिखते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है शायद, मोर और लेस तो सेम ही है। तो यहाँ पर ना बात होती है टू द पॉइंट लिखने की। चलो एक और आपको एक ओवरव्यू देता हूँ मैं। 150 वर्ड मान लो आपको लिखने हैं किसी एक टॉपिक पर, ठीक है। मान लो कि टॉपिक ऐसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि आजकल के दिनों में जो प्रेसिडेंट है, मतलब द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इज एक्टिंग जस्ट लाइक ए मियर पपेट। इस वे में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, आगे पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। तो 150 वर्ड है मान लो इस चीज़ को लिखने का। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि वो हम लोग लिखते ही हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स तक आप अफोर्ड कर सकते हो इन 150 वर्ड्स में? ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ। चलो निकाल दिया 25 बोल देता हूँ मैं। सिमिलरली कंक्लूजन में भी तो जितना आप आज तक पढ़े हो उसको लिखने कितना मौका मिला? 100 वर्ड्स में। तो जो भी पढ़ो कोशिश करो कि उसको 100, 150 या 200 वर्ड्स में कॉम्प्रिहेंड कर सको। जो भी चीज़ें पढ़ते हो शुरुआत कर सकते हो शॉर्ट नोट्स लिखने से। शॉर्ट नोट्स सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है आंसर राइटिंग की शुरुआत करने का। जो भी आजकल में आप पढ़ के जाओगे कोशिश करो कि उसको हम इस 100, 150 वर्ड्स में कॉम्प्रिहेंड कर लें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर से करना, नहीं करोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होएगी आपको। सिमिलरली जो हमारा बॉडी पार्ट आता है, बॉडी पार्ट में एक और कन्फ्यूजन आती है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। 2 केसेस बनते हैं, एक पैराग्राफ वाइज जैसे हम लोग अपने कॉलेज टाइम पर भी शायद लिखते होंगे, या फिर कहीं कहीं हम लोग बुलेट पॉइंट्स डाल के लिखते हैं। आपके हिसाब से क्या सही है ज़्यादा, और ऐसा क्यों है? एक्चुअल में मान लो कि आप सब लोग एग्जामिनर हो, ठीक है। आपको कॉपीज इवेलुएट करनी है। कॉपीज इवेलुएट करने का मतलब ये है कि आपने कॉपी खोली, पहला आंसर देखा, पढ़ा नहीं है, देखा केवल। देखने में क्या दिखेगा आपको? एक पेज है मान लो ये, इतने में आपको दिखता है कि हमारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में, ठीक है। दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट किया, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा ये लिखा, हमने बोला कि दीज आर एज फॉलोज ... पहला पॉइंट 1 हमने एक हेडिंग डाली, उसको बॉक्स में बंद किया या फिर अंडरलाइन किया और उसके बारे में कुछ लिखा हमने। दूसरा पॉइंट लिखा, एक हेडिंग डाली और फिर लिखा। तीसरा अगेन ऐसे ही, और ऐसे 5 पॉइंट्स लिखे और लास्ट में हमने एक कंक्लूजन दे दिया। ये सबसे विजुअली सबसे ज़्यादा अपीलिंग है। मतलब कि अगर मुझे चेक करना हो विदाउट नोइंग एनीथिंग तो मैं क्या क्या पढ़ना चाहूँगा? सबसे पहले तो ये 5 पॉइंट्स जो डब्बे में बंद हैं, इन 5 पॉइंट्स को देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि लिखा कैसा है। आप लोग को भी आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं कि नहीं। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इसको इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि मान लो आप लोग चेक कर रहे हो इस कॉपी को, आप लोग यहाँ तक पहुँचे, आपने अपने पूरे मतलब किसी दूसरी कॉपी चेक कर रहे थे, आपने आंसर्स पढ़ा, अब आप नंबर देने जा रहे हो, ठीक है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था, एक बार पन्ना पलटते हो, देखते हो कि लिखा क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपीयरेंस देखोगे, फिर आप 2-5 सेकंड लोगे नंबर देने के लिए, 2-5 सेकंड तक यही ऑब्जर्व करते हो, अपीयरेंस देखते हो। जितना बढ़िया अपीयरेंस होगा
नंबर लास्ट में उतने ही मिल जाते हैं। कंटेंट तो एक बढ़िया चीज़ है ही है, बिना कंटेंट के तो वैसे कितना भी बढ़िया प्रेजेंट कर लो नहीं मिलने का है नंबर, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कंटेंट है, अब उसको बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो सबसे बेस्ट इसीलिए इसको माना जाता है। जब भी कहीं फंस जाओ कि मेरे पास ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट गिनाने के लिए नहीं है, उस केस में पैराग्राफ पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोशिश करो कि इसी वाले फॉर्मेट पर स्टिक करें, क्योंकि पॉइंट जितने ज़्यादा दिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके मिलते जाएंगे। पेपर 2 हो गया, पेपर 3, पेपर 4। आपको ऑप्शनल्स में क्या डाउट है अभी? किसी को ऐसा, अभी आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने अपनी अभी तक अपना ऑप्शनल सेलेक्ट ही नहीं किया हो? आपने? और कोई? आपने भी नहीं किया है। आप क्या सोच रहे हो ऑप्शनल लेने का? मुझे देख के तो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। PSIR, ठीक है। और कोई आपका? ठीक है। कौन कौन से है वो? PSIR, सोशियोलॉजी के अलावा और भी किसी के ऑप्शनल हैं अभी सोच में जो कि फाइनल नहीं हुआ है? बाकी सबके ऑप्शनल फाइनल है ना? ठीक है, गुड। आप लोग के नहीं है, आप लोग जल्दी से कर लो। 3-4 मुद्दों पर आप डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देख लो, ठीक है। इंटरेस्ट आपका किस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि साल भर लेके चलना है, बिना इंटरेस्ट के नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इंटरेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक के लिए। दूसरे नंबर पर आप देख लो कि अवेलेबिलिटी है क्या रिसोर्सेज की और गाइडेंस की, ठीक है। मार्केट में अब जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, तो केमिस्ट्री ऑप्शनल के ना ही मटेरियल मिलने वाले हैं मार्केट में, ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस है। तो उस वे में देख लो कि किसका ईजिली गाइडेंस हमें मिल जा रहा है, कंटेंट रेडी टू पब्लिश है हमारे लिए कि हाँ बस हमें पढ़ना है और लिखना है। वैसे जो भी होंगे उसके बेसिस पर कर लेना। और कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस उठा के देख लो। सिलेबस में ये देख सकते हो कि जीएस पेपर से कितना बड़ा रेंज उसका है, या फिर स्कोरिंग कौन है ज़्यादा। जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल के टाइम पर भले ही टेक्निकल फील्ड से हों, बट वो हिंदी साहित्य या कोई भी लैंग्वेज ले लेते हैं। लैंग्वेज में संस्कृत भी ले लेते हैं। संस्कृत अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है उतनी, या फिर हम पढ़ते नहीं है उस हिसाब से, तो हमें पता नहीं होता है। बट सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लो अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब बताओ आपके और क्या डाउट्स बचते हैं, मतलब यूपीएससी को समझने से रिलेटेड। सर जैसे ऑप्शनल में आपने बोला कि आपका जो भी इंटरेस्ट है अपने हिसाब से ले, तो एक्चुअली किसी ने तो उसमें डेप्थ में जाके देखा नहीं है, सिलेबस ऊपर से देख लिया जाए, तो एज ए गाइडेंस आप क्या मतलब सजेस्ट करते हो कि क्या लोगों को करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब जैसे कि किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगा, किसी को PSIR अच्छा लगा, उसमें हो सकता है कि पूरे डेप्थ में जाके नहीं देखा, ले लिया, तो उस मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप क्या देखते हैं? तो कौन सा ऐसे चुनने का तो कुछ भी चुना जा सकता है, लेकिन मेजर तो आपका इंटरेस्ट ही है। देखो, इंटरेस्ट के बेसिस पर ही चूज़ करना है। एक बार इंटरेस्ट हो गया तो जब एक बार दरिया में कूदते हो ना, तो फिर कूद जाना है उसमें से, फिर पार ही करना होगा, बीच में बदल नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ कि चलो बदलने का टाइम आपके पास 1 हफ्ते का मिलेगा, लेकिन 1 हफ्ते में फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, तो वो मुद्दा कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट गिनाता हूँ, कि बाद में अगर फंस भी जाओ ना कि सिलेबस बड़ा था, देख नहीं पाए, क्वेश्चंस थोड़े अजीब से आते हैं, इंटरेस्ट रहेगा तो पढ़ ले जाओगे। इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिलेबस छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ोगे? इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इंटरेस्ट सबसे प्रायोरिटी पे, एक बार इंटरेस्ट से डिफाइन कर लिया, उसके बाद लग जाओ, सोच लो कि अब दूसरा ऑप्शन इससे अच्छा नहीं हो सकता है, यही है, और इसी के साथ मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, सिंपल है। और कोई डाउट है किसी का? सर रिवीजन मतलब शुरुआत में जब क्लास चलती है तब तो हो जाता है सर कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है, घर जाओगे, बिल्कुल। जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे वैसे बर्डन बढ़ता है, जैसी बात है, में हो नहीं पाता उतना इफेक्टिवली, या भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कैसे हैंडल करें? रिवीजन के लिए आप ना अपने पूरे प्रिपरेशन को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला रिवीजन आपने बता दिया कि डेली का डेली करके जाना है। वीकेंड्स में आपको मौका मिलेगा पढ़ने का, वीकेंड्स में सेकंड रिवीजन के लिए अपने पास टाइम रखो। थर्ड रिवीजन आप डेली करो। थर्ड रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप मान लो कोई भी आज एक सब्जेक्ट पढ़ के चल रहे हो, इसके पहले आपने 5-6 सब्जेक्ट्स और भी पढ़ रखे हों, तो आप अपना एक शेड्यूल बना लो इस हिसाब से कि आप ना बीच में कोई भी एक रैंडम सब्जेक्ट उठा लो, एक पर्टिकुलर फिक्स ड्यूरेशन में, कि मेरे को 15 दिन में ये एक सब्जेक्ट वापस एक बार पढ़ लेना है। तो उस हिसाब से 15 दिन में 1-1, 2-2 घंटे का टाइम वापस से दो उसको, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि
8 से 10 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं तो करोगे क्या? पढ़ोगे ना कुछ तो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो 1 ही घंटे में ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ तो पढ़ोगे, तो यही पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। मतलब रिवीजन का प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली चलते रहना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपको जहाँ पर लगता है कि वो भूल गए, आज ही भूले हो, न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आया है, पढ़ लो जाके, तुरंत पीछे जाओ, नोट्स उठाओ, उसको उस टॉपिक को थॉरोली रिवाइज कर डालो। तो ऐसा भी कर सकते हो। और कोई डाउट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, पहली बार में तो आपको नहीं समझ में आने का है, एक बार लेकिन पढ़ डालो। आज सभी लोग जाके एक काम जरूर से करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर से पढ़ के आना। कुछ नहीं कर सकते हो तो इन्वायरमेंट के जरूर से देख लेना, क्योंकि कल से इन्वायरमेंट आपका स्टार्ट है। मतलब अभी भी सर आएंगे, आपको इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको एनालाइज कैसे करना है, देखो एक ट्रेंड होता है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पोर्शन का, कि कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, उससे क्वेश्चंस इर्द गिर्द उसके घूमता है। तो आप एक ट्रेंड बनाते हो कि भाई प्रीलिम्स में ना इन्वायरमेंट सेक्शंस में पहले के क्वेश्चंस जो थे पिछले 10 साल के 15 साल के, उसमें शायद पोल्यूशन पर क्वेश्चन आ जाता था, बहुत सिंपल सा। हो सकता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पर क्वेश्चन आ जाए, मतलब टू द पॉइंट, जो सिलेबस में लिखा है उस पर क्वेश्चन आ गया है। बट ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि हम लोग जिस हिसाब से अपने इस वर्ल्ड एरिना में क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उन सभी चीज़ों में हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है दिसंबर में हर साल, कॉप की, हाँ COP पार्टी होती है। आप जिसको नहीं पता है कोई टेंशन नहीं, अभी आगे पढ़ लोगे आप। तो उसमें जो चीज़ें निकल कर आती हैं उससे समझ में आया कि भाई ये जो मीटिंग है हमारी ना, ये हर साल कुछ ना कुछ हमें नया टारगेट देता है। आपने HE टारगेट्स के बारे में शायद सुना होगा, या फिर आगे चल के आप और भी COP में हर बार कुछ ना कुछ मीटिंग्स में कुछ फंड कभी बना दिया, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड बना दिया, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ले लेते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो आप देखोगे क्वेश्चन का ट्रेंड जो है ना, वो ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था और उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उस पर घूमता है, या फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे घूमता है। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, तो आपको अंदाजा लगता है, शायद पहली बार में आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आपका इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट हो गया तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, इस पूरे पोर्शन में इन्वायरमेंट के कौन कौन से पोर्शन पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना हुआ है। तो एक तो वो अंदाज़ा मिल गया कि हाँ भाई, इन्वायरमेंट के ये पोर्शन हमारे इंपॉर्टेंट है। जब ये इंपॉर्टेंट है तो उनको एक स्टेप आगे चलकर भी देख लेना चाहिए। फिर जब भी कोई करंट अपडेट हो रहा है इन फील्ड्स में, तो आप फिर से अवेयर रहो कि अब ये UPSC का टारगेटेड पॉइंट है, इसको हमें पता करना ज़रूरी है। तो उस वे में उसको थोड़ा साल भर में ऐड ऑन करते हुए चलोगे। तो इसी वे में आप अपने मेंस के क्वेश्चंस को भी देख के, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी देख के, हर एक सब्जेक्ट में डिफाइन करते चलते हो। एक बार जब पहली बार पढ़ते हो ना, तो आपको शायद नहीं पता चल पाता है कि कौन सा पोर्शन किस में कौन सा फॉल कर रहा है, पहले तो ये नहीं समझ में आता है। जब आप पूरा प्रॉपर पढ़ते हो तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई हाँ, ये पोर्शंस हैं जो कि सच में इंपॉर्टेंट है। जैसे भी इन्वायरमेंट का आपको भी यहाँ पर छोटा सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है अभी, तो एक तो उससे डिफाइन कर लोगे आप लोग कि भाई ये माइक्रो लिस्टिंग है हमारे पास, इन माइक्रो लिस्टिंग में टोटल ये टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उस पर स्टार मार्क कर लो, उस पर कोई भी चीज़ आती है उसको पढ़ते चलो। इसी वे में बस आपको कैटेगराइज करते रहना है, ठीक है। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के, वो सर बताएंगे, आपको सारे सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ जो भी ट्रेंड एनालिसिस की आप बात कर रहे हो, हर टीचर अपने अपने लेवल पर आपको ये सिखाएगा कि इस सब्जेक्ट के कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं, कैसे टैकल करना है उनको, प्रीलिम्स में कौन कौन सी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, मेंस स्पेसिफिक कौन कौन से टॉपिक हैं, वो आपको साथ में लेके चलते रहेंगे। तो आपको खुद में भी डेवलप करना है, कंप्लीटली टीचर पे मत डिपेंडेंट रहो, नहीं तो आप अपनी बुद्धि यूज़ करना भूल जाओगे फिर, ठीक है। तो स्पून फिटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अपने लिए प्रिपेयर करके रखो, बाकी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए सर हैं, विवेक सर हैं, वो आ रहे हैं क्लास में भी। आपको एक माइक्रो लिस्टिंग का टॉपिक है, वो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ, आप उसको लिखो। और फिर सर आ रहे हैं, वो आपको इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे आज कि इन्वायरमेंट क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, और कल से हम फिर अपनी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा है कि आज क्लास फालतू में आ गए? नहीं, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कभी भी मिल सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं अगेन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप टीचर्स लोगों से भी कोऑर्डिनेट करोगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।